हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा रही हूँ। मैं आपको 2 चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए हैं, वो ज़रा टफ़ थे, आपको ऐसे ही जस्ट ऑडियो पे समझ नहीं आ सकते। काफ़ी कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। उम्मीद है कॉलेजेस खुल जाएंगे फिर आपको कराऊँगी। जो स्किप कराया वो फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन था। अब ये चैप्टर नंबर 7 है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से है। जो हमने चैप्टर इससे पीछे लिया था चैप्टर नंबर 4, उससे काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा टॉपिक है ये भी। हाँ जी, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को डिटेल में देखते हैं। फर्स्टली इसके बारे में बता रहा है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ जी, तो इसकी डेफिनेशन या इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होगा कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है, लेकिन वो लिविंग बॉडीज़ का पार्ट नहीं है। लिविंग बॉडीज़ का पार्ट, अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग बॉडीज़ का पार्ट बन जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक हो जाए, वो उनकी बॉडी में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। डेफिनेशन है द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय सर्टेन माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हर ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं कर सकता, हर प्लांट नहीं ये काम कर सकता, बल्कि ये काम करते ही माइक्रोब्स हैं। वो भी हम पढ़ेंगे कि सिर्फ माइक्रोब्स ही क्यों कर पाते हैं, बाकी प्लांट्स क्यों नहीं कर पाते। तो इसकी भी वजह है, एक एंजाइम होता है जो सिर्फ बैक्टीरिया में ही होता है, जो इसके लिए रिक्वायर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वो प्लांट्स में नहीं होता है, लिहाजा प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते। उसकी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स की। नंबर 1, जो किसी के साथ एसोसिएशन बना के नहीं रहते, फ्रीली एटमॉस्फेयर हमारे मिट्टी में रहते हुए वो क्या करते हैं, सॉइल में रहते हुए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। और जो सेकंड है वो हमारे पास है सिम्बायोटिक, वो किसी दूसरी लिविंग बॉडी के साथ, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके एसोसिएशन बना के रहेंगे और वहाँ वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो पहले सिम्बायोटिक को डिटेल में देखते हैं। हाँ जी, एसिम्बायोटिक में क्या होगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एसिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा जी, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नंबर 1 पे है जी एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। हाँ, ये सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स कहते हैं गंध में रहने वाले, डेड बॉडीज़ में, डेड ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पे गंध होता है उसको जो डिकम्पोज करने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। तो ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जो इनको नतीजे में क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए होता है इनको, जहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास क्लोस्ट्रीडियम और एजोबैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये, इसको एज अ सेप्रोफाइटिक नहीं रहना पड़ता अपनी खुराक के लिए, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा है बैक्टीरिया वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें अपनी खुराक के लिए कहाँ रहना पड़ता है, जो डेड बॉडीज़ हैं वहाँ से वो अपनी जो ज़रूरियात हैं एनर्जी की, बाकी जो ज़िंदा चीज़ों की ज़रूरियात होती हैं उनको वहाँ से वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज़म है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लिहाजा ये कहाँ रहेंगे। अच्छा, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ज़्यादातर होती है जो पानी वाली सॉइल होती है, मतलब ज़्यादा पानी वाली सॉइल, वाटर लॉग्ड सॉइल, जैसे ना कपास चावल का फील्ड हो गया, वहाँ पर ये पाई जाएगी, राइस पैडीज़ के अंदर। अच्छा जी, इसमें मेंबर्स आते हैं नोस्टोकेल्स के, स्टिग्नेमोटेल्स के जो मेंबर्स हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एनाबीना भी एक इसी का ही जीनस है, ये इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं और फिलामेंट्स में सेल्स जो हैं वो तस्बीह की तरह जुड़े हुए होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 जो है फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और कार्बोहाइड्रेट तैयार करेंगे। जो नंबर 2 दूसरी किस्म का सेल होता है उसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये आपने एफएससी में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आप उसको रिकॉल करें तो आपको याद आएगा, इसलिए वो यहाँ पर आपको विदाउट डायग्राम बता रहा है। हेट्रोसिस जो है ये एक बड़ा सारा सेल होता है, कलरलेस होता है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इस सेल का काम होता है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है उसको क्या करना, उसको फिक्स करना, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ हमारे पास वो कहते हैं ऐसे भी ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं जिनके पास हेट्रोसिस नहीं होती, लेकिन वो फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म हमें फ़िलहाल नहीं पता। नेक्स्ट जी, ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन हायर प्लांट्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ रहती है, हायर प्लांट्स के अंदर रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेंबर होता है जिसको हम कहते हैं नोस्टॉक।
नोस्टोक जो है वो कहाँ रहता है, वो एंथोसिरोस, हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4th ईयर का कोर्स है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एंथोसिरोस को। उसमें आप लोग देखेंगे एंथोसिरोस में कैविटीज़ होती हैं और उसके अंदर नोस्टोक रह रहा होता है, ठीक है। और वो वहाँ पर क्या करता है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। अच्छा, इसके अलावा एनाबीना जो है, नोस्टोक मैंने आपको बताया एंथोसिरोस में रहता है। एनाबीना, एनाबीना भी ब्लू ग्रीन एल्गी है ऊपर, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। ये वाटर फर्न जो है उसके उसमें रहता है, उसकी लीफ कैविटीज़ के अंदर रहता है, ठीक है। और जब ये हायर प्लांट्स के अंदर रहते हैं तो इनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जब ये सिंपली सॉइल के अंदर फिक्सिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ग्रीन लिविंग प्लांट्स के साथ रहते हुए इनकी क्यों जो है वो एबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ये उन्हें अपनी फ़िक्स की हुई नाइट्रोजन लिविंग प्लांट को देता है तो साथ में उनसे कार्बोहाइड्रेट लेता है, ठीक है। उसे अब खुद टेंशन नहीं है अपनी ये जो खाना है उसको, अपनी खाने की खुद टेंशन नहीं है, बल्कि खाना उसने तैयार फॉर्म में प्लांट से ले लेना है। और इन टर्न वो क्या करेगा, प्लांट को क्या करेगा, फिक्स नाइट्रोजन देगा। तो ये वाली हमारे पास फॉर्म होगी सिम्बायोटिक। यहाँ पर ये एसोसिएशन बना के रह रहा है, फ्रीली सॉइल में नहीं रह रहा है, किसी जिंदा चीज़ के साथ रह रहा है। नेक्स्ट है लाइकन, ये भी बिल्कुल ऐसी है, सिम्बायोटिक की एसोसिएशन है। नोस्टोक्स और वगैरह जो हैं ये क्या करते हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, इसको हम लाइकन कहते हैं। और लाइकन जो होती है उसमें ये जो एल्गा के कंपोनेंट हैं ये नाइट्रोजन को भी मिक्स करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फंजाई है, कुछ फंजाई जो हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती हैं हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, पाइनस के साथ या बाकी अदर प्लांट्स हैं। अच्छा जी, ये माइकोराइजा जो होता है ये अच्छा, ये जो फंजाई जो एसोसिएशन बनाती हैं हायर प्लांट के साथ, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन, ठीक है। फंगस का एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, इसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देंगे और लेंगे जी। तो ये इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। और माइकोराइजा दो टाइप का होता है, एक्टोट्रॉफिक या एंडोट्रॉफिक, ठीक है। और जब ये वाली फंजाई जो है, ये फंजाई भी नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी रखती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नोड्यूल फॉर्मिंग राइजोबियम स्पीशीज़। राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है और ये हायर प्लांट्स की रूट्स में, बल्कि हायर प्लांट्स तो नहीं है, तो हायर प्लांट ही, लेकिन हायर प्लांट की भी एक क्लास है लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ ही एसोसिएशन करता है। रूट्स पे ये नोड्यूल्स बनाता है, बड़ी बड़ी सी बॉल्स बनी होती हैं इनकी रूट्स के ऊपर, नोड्स सी बनी होती हैं, लिहाजा हम इसको कहते हैं नोड्यूल फॉर्मिंग। और ये वहाँ पर रहता है बैक्टीरिया एसोसिएशन करके प्लांट के साथ, और ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म है। और इसके अलावा ये वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। जिस तरह लेग्यूमिनस प्लांट में बीन होता है, पी होता है, ग्राम होता है, सोयाबीन, आप कभी मटर की जो हैं जड़ें, रूट्स निकाल के देखिएगा, आपको उसके ऊपर गोल गोल से बने हुए नोड्स ही नज़र आएंगी, और वो क्या होते हैं, वो नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया रह रहा होता है। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से N2 की फॉर्म में, N2 नाइट्रोजन गैस, इस फॉर्म में क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है। लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। अब जो अमाइनो एसिड है ये यूजेबल फॉर्म है हर लिविंग बॉडी के लिए, चाहे वो प्लांट है चाहे वो कोई भी जिंदा चीज़ है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये उस अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा उस प्लांट को जिस प्लांट के साथ ये एसोसिएशन बना के रह रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि राइजोबियम जो है ये किसके साथ एसोसिएशन बनाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट के साथ। तो क्या करेगा ये राइजोबियम, ये प्लांट को अमाइनो एसिड देगा, ठीक है, लेकिन इन टर्न उससे क्या लेगा, उससे ये कार्बोहाइड्रेट लेगा, ठीक हो गया। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और इसमें क्या हो रहा है, नोड्यूल भी बनेगा, उसकी जो प्लांट है उसकी रूट पे नोड्यूल बनेगा, वहाँ पर बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके फिक्स करेगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रही है, फिक्स हो रही है।
हाँ जी, तो आगे अब हम डिटेल में देखते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी सोइल है, किसी भी जगह की मिट्टी है, उसमें जो भी बैक्टीरिया है, नोड्यूल वाला बैक्टीरिया, वो ज़रूर मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस सॉइल में कभी कोई लेग्यूमिनस प्लांट उगता है तो उस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कंटिन्यूसली सॉइल के अंदर शुगर्स और अमाइनो एसिड सिक्रीट करती हैं। जैसे ही किसी सॉइल में शुगर या अमाइनो एसिड की क्वांटिटी आना शुरू होती है तो जो ये वाला बैक्टीरिया है, नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और साथ में ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और अपनी तादाद, और ये कहाँ जाके बढ़ती है इसकी तादाद? उस पौधे की रूट के पास जाके। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्नल कहाँ से आया? प्लांट की तरफ से आया। प्लांट ने उसको क्या दे रहा है? प्लांट सॉइल में कंटिन्यूसली शुगर्स लीक कर रहा है, अमाइनो एसिड्स लीक कर रहा है। तो जो कोई पास बैक्टीरिया होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट के इर्द गिर्द आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब जब काफ़ी सारी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएगी तो वो रूट हेयर को पे अटैक करेंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो रूट को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो रूट में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। रूट हेयर में रूट हेयर की साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है, जो साइटोप्लाज्म मूव कर रही होती है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जो रूट हेयर है इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो है न्यूक्लियस है रूट सेल का, रूट हेयर सेल का, वो डबल इन साइज़ हो जाएगा। इसकी सेल वॉल लूज़ हो जाएगी ताकि जो है बैक्टीरिया वो आसानी से अंदर आ जाए। उसके सेल वॉल लूज़ होगी और जो इसकी जो वॉल है वो इनगल्फ कर लेगी, बैक्टीरियम को अपने अंदर निगल लेगी। ठीक है, अब रूट हेयर कर्ल होना शुरू हो जाएगा। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि रूट हेयर जो है वो कोमा की शेप बन गई है, वो थोड़ा सा कर्ल हो गया है। अच्छा जी, अब रूट हेयर कर्ल होगा, इसके बाद बाकी बहुत सारी चेंजेस आएंगी। रूट हेयर साइज़ में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप इस डायग्राम में, जो बी वाली डायग्राम है जिसमें इन्फेक्शन थ्रेड उसने लिखा हुआ है, इस डायग्राम में आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि रूट हेयर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, लंबा सा धागा जो है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। जो बैक्टीरिया रूट के अंदर जाएगा वो जाने के बाद थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, फिर उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे इन्फेक्शन थ्रेड। ये कुछ भी नहीं है, ये बैक्टीरिया है और इससे थ्रेड लाइक सी जो शक्ल है वो अपनाई हुई है। वैसे बैक्टीरिया की शक्ल जो है वो थ्रेड लाइक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जाते ही वो कैसा हो जाता है? थ्रेड लाइक हो जाता है। अच्छा जी, अब आपको इन्फेक्शन थ्रेड की समझ आ गई है। रूट हेयर के अंदर जो बैक्टीरिया जाएगा, जाने के बाद वो कैसा हो जाएगा? थ्रेड लाइक हो जाएगा और जो रूट हेयर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। तो उसके अंदर जो बैक्टीरियल थ्रेड है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। सेकेंड स्टेप है जी फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। अब यहाँ पर नोड्यूल बनना है, बड़ी सारी जो उभार होता है रूट के ऊपर वो बनेगा जी। इसमें क्या होगा? अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड आपको बी डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसको अगर आप सी डायग्राम में आके देखें तो आपको नज़र आ रहा है इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और वो ब्रांचेस निकल के जो रूट के अब बाकी सेल्स हैं उसके अंदर जा रही हैं। बी डायग्राम में वो जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो सिर्फ रूट हेयर में ही है, बाकी सेल्स में नहीं है। लेकिन सी डायग्राम में उसमें से जो ब्रांचेस निकली हैं वो जो बाकी सेल्स हैं उसके अंदर भी पहुंच चुकी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जिन सेल्स के अंदर ये ब्रांचेस जा रही हैं उन सेल्स का नाम है कोर्टेक्स सेल्स। ठीक है, ये कोर्टेक्स के सेल्स होते हैं, कोर्टिकल सेल्स होते हैं। जैसे ही इनके अंदर ये वाली जाएंगी ब्रांचेस, कोर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं बड़ी स्पीड से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। क्यों डिवाइड करना शुरू करते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, और ये दोनों के दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं सेल को डिवाइड करने में, ग्रो करने में। ठीक है, तो वो वाले सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, और अब जहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगी जिसको हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो ट्यूमर है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो एक नोड्यूल है, बॉल ऑफ सेल्स है एक, उसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? नोड्यूल। तो आपके पास नोड्यूल बन गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास इन्फेक्शन थ्रेड बना था,
सेकेंड स्टेप में आपके पास नोड्यूल बन गया है। अब थर्ड स्टेप है जी बैक्टीरियोइड फॉर्मेशन। ठीक है, जो नोड्यूल है ये साइज़ में बड़ा होगा, ठीक, ग्रो करेगा, साइज़ में बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, ये कोर्टेक्स होता है रूट का, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कोर्टेक्स में कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है। अब इसके अंदर क्या आएगा जी, इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू, जिसको हम जाइलम या फ्लोएम कहते हैं, वो आना शुरू होगा। आप डी डायग्राम देखें तो डी डायग्राम में उसने सबसे ऊपर आपको वास्कुलर स्ट्रैंड दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आना शुरू होगा जी, ये जो पीछे नोड्यूल बना है इसके अंदर वास्कुलर स्ट्रैंड आना शुरू होगा। बैक्टीरिया बड़ा स्पीडली डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो इन्फेक्शन थ्रेड्स हैं आपके पास ये चेंज हो जाएंगे गोल गोल सेल्स के अंदर। ठीक है, जो इन्फेक्शन पहले लंबा बैक्टीरिया कैसा था, लंबा लंबा थ्रेड की फॉर्म में था, वो कैसा चेंज हो जाएगा, गोल गोल सेल्स की फॉर्म में आ जाएगा। उसको आप कहेंगे जी बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, और ये बैक्टीरियोइड क्या हैं, ये वो हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट में वो आपको कह रहा है लैग हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जो नोड्यूल बना है उसका कलर पिंक होता है। पिंक कलर उसका क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है लैग हेमोग्लोबिन। जिस तरह हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर का होता है, इस तरह इनके अंदर होता है लैग हेमोग्लोबिन। ये भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, तो ये पिंक कलर का होता है। और ये प्लांट की रूट में तब बनता है जब प्लांट की रूट जो है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसको लैग हेमोग्लोबिन क्यों कहते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनोसी प्लांट जो हैं उन्हीं के अंदर होता है, तो हम इसको कहते हैं लैग हेमोग्लोबिन। अच्छा जी, इसकी अहमियत क्या है लैग हेमोग्लोबिन की। जिस तरह हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, इस तरह ये जो है रूट नोड्यूल्स के अंदर जो है लैग हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिविटी है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बल्कि आप ये ना कहें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, रिस्पायरेशन की। ठीक है, तो सांस कब लिया जाता है, जब ऑक्सीजन मौजूद हो। और सांस जब लिया जाता है तो नतीजे में क्या बनती है, एटीपी, एनर्जी बनती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी बनती है। तो रिस्पायरेशन के लिए क्या भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन को बाइंड कौन करके रखता है, लैग हेमोग्लोबिन। यही वजह है रूट नोड्यूल पिंक इन कलर होता है। पिंक इन कलर क्यों होता है, उसका क्या मकसद है, ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक हो गया, हाँ जी, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हाँ जी, तो अब के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका वो हाफ़ रह गया है, ये चैप्टर हाफ़ मैंने आपको करा दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं उसको कराऊंगी। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से समझें, फिर वो आपको आगे समझ आएगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बना के अपलोड करती हूँ एक नेक्स्ट लेक्चर की, उसको आपने इसके बाद देखना है। चलें, ठीक है, थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में लिख दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।